Greetings of the day, student. So we are beginning with while loop today. Last time we discussed entry control loops and exit control loop, I guess. Just looking at those things. Yes, entry control loop and exit control loop. Some loops are like that where we check the condition to enter the loop in the beginning, like we are checking here. Let me pick up highlighter from here. Yeah, so we check the test condition first and then we enter into the loop according to the trueness of the condition. If the condition is true, we enter the body of the loop, otherwise we just skip the loop. In exit control loop, we first execute the body of the loop at least once, and after that we check the condition. If the condition is true, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, true and false, it should be replaced with each other. True है वो ऊपर आना चाहिए. अगर condition true है तो we will go there. Okay, we will go all together up and execute the body of the loop again. If the condition is false, we'll exit. Okay, so we discussed loop control, go to statement, ternary statements, right? We did that in our last lecture. So today we are beginning with the while loop. लूपिंग का सबसे पहला स्टेप ले रहे हैं while loop. लूपिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, डिस्कस किया है इन अवर क्लास. सो प्लीज पे अटेंशन टू देम एंड प्रैक्टिस वेरी रेगुलरली एट होम अबाउट दीज कंडीशंस. राइट एज मच प्रोग्राम एज यू कैन. जितने प्रोग्राम आप नेट पे से लिख सकते हैं, जितने हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक में है या कोई भी और बुक में से ला सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी GTU प्रैक्टिकल लिस्ट शेयर कर दिया है, आप उसमें से भी वाइल लूप या लूपिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं. विल डिस्कस एवरी प्रोग्राम. इफ यू फाइंड एनी एरर्स, एनी डाउट्स, एनीथिंग, just try to contact me as soon as possible. Okay, so we'll clear it, right? Yes, so beginning with the while loop. while loop का syntax क्या होता है? while कीवर्ड लिखते हैं और ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, जैसे कि हम if में लिखते थे. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा. अगेन आफ्टर रीचिंग द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप, यहाँ पे पहुंचने के बाद वो वापस से एक बार कंडीशन चेक करने आएगा. अगर कंडीशन स्टिल सही है तो फिर वो क्या करेगा? बॉडी ऑफ द लूप अगेन एग्जीक्यूट करेगा और वापस से लास्ट में आएगा टू चेक द कंडीशन ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप अगेन एंड अगेन. सो कब तक हमारे लिए ये लूप चलता रहेगा? जब तक लूप का ये कंडीशन सही है तब तक हमारे लिए लूप चलता रहेगा. ओके, सो दिस इज सिंपल. कंडीशन हम कहाँ चेक कर रहे हैं? पहले चेक कर रहे हैं, फिर बॉडी के लूप में एंटर कर रहे हैं, इसीलिए वो कैसा एग्जांपल है? एंट्री कंट्रोल लूप का एग्जांपल है, व्हाइल लूप है वो. ओके, सो इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एग्जांपल. I'll just simply switch to the code blocks to give you an example. Create a new project. Console application, ये हमें पता है. Okay, C project and then I say while example1. while का first example है. Okay, and then finish. I'll open the main.c program. Yes, so हम पहले कौन सा प्रोग्राम लिख लेते हैं? हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करना है? हेलो वर्ल्ड वाला चीज लूप में रिपीट होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर रिपीट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ. रिपीट नाम का वेरिएबल कितनी बार रिपीट होगा? जितनी बार यूजर एंटर करेगा. सो क्विकली printf, I'll tell user to enter the repeat count. Okay, and then I'll scanf %d and $sign repeat. Okay, repeat नाम का वेरिएबल स्कैन करेगा यूजर से. अब while लूप की कंडीशन लिखते हैं, while, और हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा काउंट, कि जो रिपीट कितनी बार हुआ है वो काउंट कर रहा हूँ. सो वी विल ऑलवेज कीप अ वेरिएबल कॉल्ड काउंट. काउंट इज इक्वल्स टू लेट्स से 1. विल स्टार्ट इट फ्रॉम 1, राइट? सो हम क्या करेंगे, अगर काउंट है वो लेस देन और इक्वल टू रिपीट है, ये हमारी कंडीशन है. कंडीशन ध्यान से देखेंगे, ये लूप कब तक चलेगी? जब तक काउंट की वैल्यू रिपीट से कम है तब तक ये लूप चलती रहेगी. मैं इसके ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा वाइल के और एंड करूंगा, तो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट है. ये लूप का बॉडी है. हम प्रिंट क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे. ये हमारा प्रोग्राम है. ओके, सो आई जस्ट क्विकली प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो स्टेटमेंट उठा लेता हूँ वहां से. इस लूप बॉडी के लूप में एक ही स्टेटमेंट है, तो हम
इसे विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हैं, बट आई एम गोना ऐड अनदर स्टेटमेंट क्योंकि मुझे काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूप इनफाइनाइट चलेगी। आप समझ सकते हैं। लुक एट दिस लूप राइट नाउ। फॉन्ट्स थोड़े शॉर्ट है, आई जस्ट जूम इट इन। ओके, आई होप इट इज विजिबल नाउ कि अगर हम ये लूप इस तरीके से रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा। काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है आउटसाइड ऑफ द लूप। प्रोग्राम का फ्लो समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। रिपीट यूजर एंटर कर रहा है, हमें यहाँ तक पहुंचेंगे जब तक हम स्टेटमेंट 9 तक, तब तक हमारे पास रिपीट की वैल्यू आ चुकी होगी मेमोरी में। रिपीट की वैल्यू आने के बाद हम उसको कंपेयर करें कि अगर काउंट की वैल्यू रिपीट से कम है या रिपीट की जितनी है तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें प्रिंट नहीं करना है। पर रिपीट की वैल्यू ऑलवेज क्या है, 1 ही है। हम रिपीट की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ऑलवेज काउंट की वैल्यू 1 रहेगी, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, ठीक है, क्योंकि यूजर ने अगर 3 एंटर किया है तो 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 और ये लूप इनफाइनाइट चलेगी। ओके, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। दैट इज द केस। इस बार इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली रन इट, इट इज बीइंग कंपाइल्ड। ओके, सो जैसा हमने बात की, ये इनफाइनाइट लूप में अभी प्रोग्राम जा रहा है, देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू रिपीट इट, एंटर द रिपीट काउंट। मैं 3 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड है वो स्टॉप नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट बीइंग प्रिंटेड एंड प्रिंटेड एंड प्रिंटेड एज यू कैन सी। ओके, सो आई क्लोज द प्रोग्राम फोर्सफुली। मैं इसको फोर्सफुली क्लोज कर देता हूँ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट नहीं किया, काउंट की वैल्यू हमेशा 1 ही रखी है, तो वो रिपीट के साथ जब भी हम कंपेयर करेंगे वो रिपीट से कम ही रहेगी, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी और हमारा प्रोग्राम का फ्लो है वो कभी भी वाइल लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। ओके, प्रोग्राम का फ्लो वाइल लूप से बाहर कब निकलेगा, जब ये कंडीशन गलत होगी। इस कंडीशन को गलत करने के लिए, यानी कि हमारे काउंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये स्टेटमेंट भी ध्यान से समझेंगे कि काउंट की वैल्यू है, ये काउंट की नई वैल्यू है। काउंट की नई वैल्यू को हम कैसे असाइन कर रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या असाइन कर रहे हैं कि काउंट की जो पुरानी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो। यानी कि काउंट की वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम 1 थी तो दूसरी बार काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2। ओके, एट दैट टाइम काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। आफ्टर दैट काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। ओके, सो आफ्टर एट द फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिखते जाते हैं काउंट की वैल्यू 1 है और कंडीशन क्या है, ट्रू है, फाइन। आफ्टर सेकेंड एग्जीक्यूशन काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी 1 के बाद, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू 2 है और एग्जीक्यूशन कंडीशन ट्रू है, लूप एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर थर्ड इटरेशन, तीसरी बार जब ये प्रिंट करेगा, अगर हम काउंट की वैल्यू 3 दे रहे हैं, सॉरी रिपीट की वैल्यू 3 दे रहे हैं, तो थर्ड के लिए भी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी और वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। पर बाद में काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी और कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जो ये लास्ट इटरेशन है हमारा फॉल्स कंडीशन वाला, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉल्स कंडीशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा था, क्योंकि काउंट की वैल्यू हर बार रिपीट से कंपेयर हो रही है और हर बार काउंट छोटा ही रह रहा है, तो उसको 1 बाय 1 बढ़ाते जाना जरूरी है। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। आई जस्ट क्विकली रन दिस थिंग। ये सिंगल लाइन कमेंट्स है, आई होप यू नो इट। ओके, अभी रिपीट काउंट में 3 एंटर करता हूँ तो अभी इनफाइनाइट लूप में प्रोग्राम नहीं जा रहा है, 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके प्रोग्राम वहीं पे स्टेडली खड़ा है। ओके, व्हाई, बिकॉज वी आर इंक्रीमेंटिंग द काउंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे जरूरी होता है समझते हैं ध्यान से। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि इनिशियली काउंट की वैल्यू हम कुछ नहीं रखते हैं। अब मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ गिनती करना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू रिपीट के जितनी ही रख दे रहा हूँ। अगर यूजर ने 5 बार रिपीट करने का बोला है तो मैं काउंट की वैल्यू कितनी रख दे रहा हूँ, रिपीट के जितनी। सो इनिशियली काउंट्स वैल्यू इज 3 और 5 वॉट एवर द यूजर हैज एंटर। फिर मुझे क्या करना है, उसको एक एक कम करते जाना है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक हम ये प्रोग्राम रन करेंगे और हर एक बार काउंट को क्या करते जाएंगे, -1 करते जाएंगे। ओके, ये इस तरीके से हम लूप दूसरे टाइप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक में हमने क्या किया, काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक काउंटिंग चलाया, जहाँ तक हम रिपीट वैल्यू तक नहीं पहुँच जाते, मैक्सिमम रिपीट वैल्यू तक। ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हम क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रिपीट से ही स्टार्ट कर रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं, जब तक वो 1
है तब तक, 1 से अगर कम जा रही है तो हम क्या कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे लूप की कंडीशन को, और वो लूप से बाहर आ जाएगा। और तब हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, तब हम काउंट को 1 बाय 1 हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो आई जस्ट क्विकली रन दिस प्रोग्राम। ये भी सेम ही प्रोग्राम है। ओके, मैंने जस्ट लूप को ट्विस्ट करके उल्टा लिखा हुआ है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इफ आई प्रिंट 5, सो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, 5 टाइम्स। ओके, इट्स अप टू यू कि हाउ यू कंट्रोल द लूप। ओके, ये सोलली आपके ऊपर है कि आप लूप को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको लूप को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए काउंट वेरिएबल बहुत ज़रूरी है। मैंने काउंट वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट किया काउंटिंग करना, जितनी रिपीट की वैल्यू है वहीं से स्टार्ट किया है। और ध्यान रखेंगे कि काउंट इज इक्वल्स टू रिपीट यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक रिपीट का जो मेमोरी एड्रेस मेमोरी पोर्शन है वो भी यहाँ पे खाली है, किसी ने वैल्यू असाइन नहीं की है। वैल्यू कौन सा स्टेटमेंट असाइन कर रहा है रिपीट को, स्टेटमेंट नंबर 9। अगर रिपीट के पास वैल्यू है तो ही इजी उसको इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को ट्विस्ट करके उल्टा लिखा है। हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रिपीट की वैल्यू से, यानी कि अगर 5 है तो 5 से, 6 है तो 6 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टी गिनती गिन रहे हैं। और कहाँ तक गिनेंगे, 1 या 1 से ज़्यादा वाले नंबर होंगे वहीं तक गिनेंगे, और हर बार काउंट को एक एक क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। सेम प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, हमने जो पहले लिखा था सबसे सिंपल वाला प्रोग्राम, काउंटिंग यानी हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और कहाँ तक काउंट कर सकते हैं हम चेक करेंगे कि अगर काउंट हमारा रिपीट से कम या रिपीट जितना है तो ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, रिपीट या रिपीट से कम है तो ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और काउंटिंग की वैल्यू एक एक बढ़ाते जाएंगे। जब हम काउंटिंग की वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं, मतलब काउंटिंग छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और बड़े नंबर तक जा रहे हैं। अगर हम काउंटिंग की वैल्यू रिपीट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बड़े नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 1 तक जाएगा। ओके, और काउंटिंग में माइनस आएगा। सो ये स्टेटमेंट है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट statement. So there are three important things in the while loop. One is condition. Condition होना बहुत important है। ये है body of the loop. Body of the loop में एक statement है, एक से ज़्यादा statement हो सकते हैं, और लास्ट में increment या decrement। ये तीन चीज़ों के बिना while loop complete नहीं हो सकता। अगर आप increment या decrement नहीं करेंगे तो आपने देखा क्या प्रॉब्लम होगा, प्रोग्राम infinite loop में चला जाएगा। So every time you will have to either increment it or decrement it. Okay, so make sure it. I'll quickly run the program. फाइन, एंटर द रिपीट काउंट, मुझे 8 टाइम्स रिपीट करना है तो हेलो वर्ल्ड 8 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ओके, ट्राई टू प्रैक्टिस दिस थिंग एट होम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वी विल जस्ट सी इट। कौन सा एग्जांपल है, वाइल का एग्जांपल है प्रिंटिंग एन नंबर्स। हमें एन नंबर्स प्रिंट करने हैं, एन नंबर्स का समेशन करना है, ऐसी सीरीज का सम करना है। ओके, कॉपी इनपुट टू द आउटपुट, वी विल आल्सो डू दिस थिंग। ओके, एक सेंटेंस लिखेंगे, उसमें कितने न्यू लाइन है, कितनी टैब है, कितनी स्पेस है, वो सब गिनेंगे। और फाइंडिंग द सम ऑफ द डिजिट इन वाइल लूप। इतने प्रोग्राम्स हम एग्जांपल में करेंगे ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो ट्राई टू गो थ्रू दिस प्रोग्राम ऑफ वाइल लूप, ट्राई टू इम्प्लीमेंट वाइल लूप। ये कीवर्ड है जैसे कि मैंने बताया, ये कंडीशन है। ओके, फिर बॉडी ऑफ द लूप आएगा, और लूप का लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना लूप में ज़रूरी है। हर बार वो ये कंडीशन चेक करके अंदर आएगा। ओके, सो इनफाइनाइट लूप अवॉइड करने के लिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होना ज़रूरी है। फाइन, होप दिस इज क्लियर। Practice this at home and clear your doubts by commenting in the classroom or contacting me. Fine, thank you. Greetings of the day, students. So in last lecture we saw that how to use looping structure using while, and in today's lecture we are going to continue with some example of while loop. Okay, so in last lecture we saw some listed examples, how to print n numbers, summation of n numbers, printing any series, as you can see on the screen, right? So first we'll see a sample manual example of while loop in code blocks, and then we'll shift to these examples listed on the screen. Okay, so we just quickly switch to code blocks. So we talked about that हम कैसे कोई एक प्रोग्राम को multiple times रन कर सकते हैं। ठीक है, before this, let's say if you wanted to add two numbers or subtract two numbers, or let's say finding modulo or anything, you had to always run the program again, build and run again, build and run again. So this time we will give that choice to user using the looping structure. Okay, using while structure.
So first of all, I'm going to define a character called user input. Okay, initially it has a value. Okay, let's don't give it a value now. Then I have two variables called a and b, like we always have. Okay, so a comma b, and we have answer variable. We can define or we cannot define answer variable, that is optional. So coming back to our looping structure, while, and then we put a condition that if user input double equals to let's say small y, and then we learned these or sign. Okay, this is or operator. Okay, or operator means that both of the condition, any one of the condition inside it, the or operator can be correct and the loop will be executed. So other condition can be user input double equals to capital Y. So either user can enter small y or capital Y. इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही है तो हमारा while loop एग्जीक्यूटेबल है, it will be executed. Fine. So initially हम user input को क्या दे देते हैं, y value. Why? Because it has to be run at least once. तो उसको हमें एटलीस्ट एक बार तो रन करना ही पड़ेगा. ओके, देन हमारा जो प्रोग्राम है पूरा वो इसके अंदर टाइप कर देंगे कि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है. हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, एंटर ए एंड बी. सो एंटर वैल्यू ऑफ a and b, right? After taking value of a and b, so or printing a message, we'll enter scanf. I hope every one of you are familiar with scanf now because we have done this a lot. हमने बहुत बार ये ट्राई किया है. If you are still not familiar with scanf, try this again and again. Okay, ampersand sign a and ampersand sign b. So we have taken both the values of a and b, and what we are going to do is we are going to multiply it, subtract it, or modulo operation. I'll take modulo operation, let's say. Okay, so a modulo b, आंसर में मैंने उसकी वैल्यू स्टोर कर दिया और मैं आंसर को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता हूँ. हाउ डू वी डू इट? प्रिंट में लिखते हैं modulo operation, modulo of a and b is percentage b, और हमारा आंसर कहाँ पे स्टोर्ड है, ans नाम के वेरिएबल में. ठीक है, फिर हम यूजर से क्वेश्चन करेंगे. will be question user that do you want to run this program again. Okay, we'll question the user if he wants to run this program again, and then we will scan that thing in user input. कोई भी कैरेक्टर कैसा लेते हैं हम इनपुट में, गेट कैरेक्टर से. ओके, गेट कैरेक्टर फंक्शन में देखा हुआ है, right? Yeah, but before we get the character from the user, I'm gonna use one more function that is called flush stdin. Okay, flush stdin function क्या करता है? It clears input stream for user. Okay, अगर पहले जो मैंने a और b इनपुट कर रहा था तब कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गई हो, तो कोई एक्स्ट्रा न्यू लाइन आ गई हो, हम यहाँ पे लाइन नंबर 12 में a और b इनपुट कर रहे थे, तब अगर हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ गई हो, कोई न्यू लाइन आ गई हो, कोई एक कैरेक्टर आ गया वो एक्स्ट्रा हो, कोई नंबर एक्स्ट्रा हो, तो वो सारा फ्लश कर देगा बिफोर गेटिंग इनपुट फॉर डू यू वांट टू रन दिस प्रोग्राम अगेन. ओके, सो आई विल यूज स्लैश n here. Actually I should use slash n after every statement I'm printing so that it doesn't go into it doesn't stay into same line. And I'll print that, क्या प्रिंट करूंगा मैं, that press y for yes and obviously and for no. Okay, so user will print either y or yes depending on its choice that if he or she wants to run this program again or not. Okay, so I'll just quickly run it. It is being compiled.
fine. A modulo b, yeah, we have the output screen. Enter value of a and b. I'll enter 23 and 12. Okay, so what should be the answer? 11. 12 ones are 12 and 11 will be the reminder, so it will give reminder me as an answer. Press y for yes and n for no. So I want to run this program again, so I'm pressing y. I'm pressing small y, or I can press the capital Y. Both are allowed because I have checked their condition. Again, enter value of a and b, 45 and 5. So modulo will be 0, right? So again, it is asking me if I want to run this program. If I'll press capital or small y, it will run the program again. If I'll press no or any other key, it will just close the program. Okay, so we are using that looping structure. हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमारा लूप बॉडी कौन सा है? ये जो मैंने सिलेक्टेड पार्ट किया हुआ है, ये हमारा लूप का बॉडी है. Whatever the part I have selected, that is our loop body. Okay, ये हमारी लूप की कंडीशन है, राइट, कि यूजर इनपुट क्या है. और हमारे लूप का कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा है? दिस वन, यूजर इनपुट गेट कैरेक्टर. अगर यूजर इनपुट गेट कैरेक्टर y है, यस है, तो प्रोग्राम वापस रन होगा. अगर यूजर इनपुट गेट कैरेक्टर नो है या n है, तो प्रोग्राम वापस रन नहीं होगा. Okay, so this was the simplest program for running any program more than once based on the control structure or looping structure. Okay, we'll see the next program of yes, printing n numbers. Okay, we have the program of printing n numbers, so we'll see this one now. 1 to n numbers print करेंगे. N will be entered by the user. Okay, so I'm clearing this one. Please try and practice this. Okay, so I'm clearing this one. I'm defining a new variable integer n. Let's say हमें numbers n तक print करने हैं, और हमें और एक वेरिएबल चाहिए होगा. कौन सा वेरिएबल? काउंट नाम का वेरिएबल, जो इनिशियली स्टैंड करता है 1 पे. फाइन, फिर हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे. प्रिंट है एंटर लिमिट till you want to print numbers. ओके, यूजर से हम लिमिट मांग रहे हैं कि उसे कहाँ तक नंबर्स प्रिंट करने हैं. देन वी आर स्कैनिंग इट. ओके, स्कैनर कैसे करते हैं? %d, और हमारी लिमिट किस में स्टोर करेंगे हम लोग? $n में. आप उस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, एज यू नो. लिमिट भी दे सकते हैं. मैंने n दिया हुआ है. ओके, सो मैं चेक कर रहा हूँ वाइल, ये हम पहले कर चुके हैं. वाइल काउंट वैल्यू ऑफ काउंट कितनी है? लेस देन और इक्वल टू n. जब तक काउंट की वैल्यू n या n से कम है, हम नंबर को प्रिंट करते रहेंगे. सो आई विल जस्ट प्रिंट द नंबर. प्रिंटर नंबर प्रिंट करना है, तो हम %d. हमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑब्वियसली काउंट से, और हर एक नंबर प्रिंट करने के बाद वी नीड अ न्यू लाइन. ओके, सो मैं हर बार काउंट प्रिंट कर रहा हूँ. आफ्टर प्रिंटिंग द काउंट आई इंक्रीमेंट द काउंट. ये हमारा इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है. जैसे हमने बात की है, हम काउंट को वैल्यू दे रहे हैं. काउंट की पुरानी वैल्यू +1. ओके, so when we give it this value to count, it will increment the count and it will make it reach to the end, right? जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी. if we skip this statement, तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. ओके, इनफाइनाइट लूप इन द सेंस it will keep printing the number until infinite. we'll discuss that thing. okay, so first we are printing the n number entered by user from 1. आप 1 की जगह पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं. it is up to you. okay, so I have run the program. It is being compiled. I hope it runs without errors. And sign in. Yeah, seems correct. Just waiting for the output screen. The limit till you want to print the numbers. हमें numbers कहाँ तक print करनी है? Let's say I want to print it till 15. 15 तक print करना चाहता हूँ. So after every number we have a new line. 1 2 3 4 5 6 up to 15. Okay, you can enter the number you want. हम user के input के हिसाब से program को format कर रहे हैं. And let's say enter 80. So it will print the program up to 80. Okay, so अगर हम नहीं लिखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेट में, तो प्रॉब्लम क्या होता है? आई विल शो यू. मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, सो इट विल रन फॉर इनफाइनाइट टाइम. ओके, प्रॉब्लम इज दैट इट माइट शो एन एरर कि आपका प्रोग्राम में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं है. एडवांस कंपाइलर शो करते हैं, बट आई थिंक दिस इज गोना रन फॉर एवर.
Okay, it will just keep printing numbers. It will just keep incrementing those numbers and keep printing it. जैसे कि मैं लिमिट एंटर कर रहा हूँ 12 तक, राइट, पर वो हर बार 1 1 1 प्रिंट करता जा रहा है. यस, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो हर बार 1 प्रिंट कर रहा है. आई जस्ट क्लोज दिस एंड एक्सप्लेन कि हमने काउंट की वैल्यू 1 रखी है और हम हर बार क्या प्रिंट कर रहे हैं, काउंट प्रिंट कर रहे हैं. तो अगर हमें काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो ये स्टेटमेंट रखना प्रोग्राम में जरूरी है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम थॉरली बिफोर वी जंप टू द अनदर प्रोग्राम. क्लियर? So what is our another program? It says that we have to summation of n numbers, right? तो हमें यहाँ पे इनका summation भी करना है. So we'll just need an extra variable called sum. Okay? Sum initially क्या है? 0 है. Summation always हम 0 से start करते हैं. 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 भी उसमें add हो जाएगा. So we'll keep our summation from 0. Counting हम 1 से start करते हैं और हमारा summation है वो कहाँ से start करते हैं? 0 से. Okay? Let's say if you want to buy something and if you keep adding something in your cart, तो इनिशियली आपकी जो ऑनलाइन बाइंग सिस्टम है उसमें कार्ट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. सो हम कोई भी चीज का एडिशन है, जो बाइंग है, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं, बट काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो समेशन, सो हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं. सो काउंटिंग इंक्रीमेंट करने के साथ साथ हमें एक और चीज यहाँ पे करनी है कि विल एड सम इज इक्वल्स टू सम प्लस काउंट. यानी कि काउंट की जो भी वैल्यू है वो हम सम में ऐड करते चलें. पहले हम सिर्फ काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब हम काउंट की वैल्यू किस में ऐड कर रहे हैं? सम में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट किसके लिए है? ये स्टेटमेंट है एडिंग एवरी नंबर टू सम वेरिएबल. ओके, एंड अगेन एज वी डिस्कस, दिस स्टेटमेंट इज फॉर increment or decrement operation. Okay, increment and decrement operation के लिए. So I think this will give us the sum. But हमें sum कब मिलेगा? पूरा प्रोग्राम एक बार while loop खत्म हो जाता है, उसके बाद में हम प्रिंट करेंगे कि printf, okay, sum is equals to %d, comma sum. Okay, हमें वाइल लूप पूरी खत्म हो जाएगी, हर एक नंबर है वो सम नाम के वेरिएबल में ऐड हो जाएगा. बाद में वाइल लूप के बाहर आके हम सम को प्रिंट करेंगे, वाइल लूप के अंदर हम प्रिंट नहीं करेंगे. ठीक है, हमारे सारे नंबर्स प्रिंट होने के बाद विल गेट बैक टू द सम. सो जस्ट क्विकली रनिंग इट. बहुत छोटा सा चेंज किया है मैंने. ओके, मैं इसको रन करता हूँ. It is being compiled for new added variable. Sum is a percentage d. Have we defined sum? Yes, we have defined sum at the beginning of the program. Yeah, seems fine. Okay, so we have our output here. Enter the limit till you want to print the number. Let's say 10. So 1 to 10 का summation क्या होगा? If you add 1 plus 2 plus 3 plus up to 10, so you will get the summation 55 as shown here. If you just run it again, you can find the summation till 15. It will be 120. इसका short form में formula क्या है? n into n plus 1 by 2. Okay, you can check that. So हमने दो example इसमें discuss किए हैं. We'll discuss further example in the next video. Just have a look at it and clear your doubts. Okay, keep practicing. Greetings of the day, students, again. So we are back with while examples. Last time we saw a couple of examples like printing n numbers and summation of those n numbers. Okay, there were two simple examples. Now moving on ahead with a couple of complex ones. Okay, so now we are going to print this sum of the series where we have to square every number from 1 to 10. Okay, so we'll calmly execute it one by one. Fine. Again, I'll need two things. One is the limit. Okay, till where I have to go. I have the limit right now of 10, or you can take the limit from user, and I have to keep the count from 1. Fine. So I'll be executing this block repeatedly from 1 to 10. So until count's value is less than or equal to limit. Okay, here limit is fixed, so if you want to avoid taking the limit variable,
you can avoid taking the limit variable, or you can just take it from the user. So right now it is fixed, so I'm removing the limit variable from here. It is just 10, so I have to count from 1 to 10. So till counts value is 10 or less than 10, I'll just keep executing these statement. First of all, before I forget incrementing count, I'll write down count is equals to count plus 1. Okay, so this is a very normal operation of incrementing count variable. You can also write it as count plus plus. Okay, right now I'm not using it, but I'm just writing it as comment. Okay, so just have a look at it. Then what we have to do is we have to square every number and sum of it. So obviously I'll need sum variable. अब देख रहे हैं जैसे जैसे मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं उनको डिफाइन करते जा रहा हूँ. समटाइम्स इन प्रोग्राम आपको पता नहीं हो सकता कि आपको कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी. सो एज सुन एज और एज लॉन्ग एज यू नीड दैट वेरिएबल, और as far as you derive or come to the conclusion that you need a variable, you can define it in the first statement itself. Okay, so मैंने sum is equals to 0 वेरिएबल डिफाइन कर दिया है. so मैं sum में क्या स्टोर करूंगा, sum is equals to folder sum प्लस, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट लिखता हूँ तो क्या होगा, वो हर बार सम में काउंट की वैल्यू ऐड करेगा, हर एक नंबर का समेशन करेगा जो हमने लास्ट टाइम किया था. जैसे कि 1 to 10 का था 55, 1 to 15 नंबर का समेशन किया था 120. सिमिलरली वो उस चीज को फॉलो करेगा अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट लिखूंगा तो. पर मुझे सिर्फ नंबर का समेशन नहीं करना है, नंबर के स्क्वायर का समेशन करना है. इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, काउंट इंटू काउंट. ओके, सो काउंट इंटू काउंट मीन्स काउंट स्क्वायर, यानी कि हर एक नंबर जो हम काउंट कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, वो हर एक नंबर का स्क्वायर करेगा और बाद में उसको सम में ऐड करेगा. ठीक है, सो वी आर ऑल्सो मैनेजिंग द सम वेरिएबल हियर एंड काउंट वेरिएबल. जैसे कि मैंने बताया ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, उसको काउंट प्लस प्लस भी लिख सकते हैं. okay, so after program has executed the whole block of while, जब वो पूरा while का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर लेगा, बाद में उसके पास सम में एक करेक्ट वैल्यू स्टोर होगी फ्रॉम 1 टू अ पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा printf sum of 1 square. स्क्वायर हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, so I'm writing it at this. okay, 1 raised to 2 plus 2 raised to 2 plus 3 raised to 2 and plus up to, let's say, 10 raised to 2. okay, if you do this thing, its summation will be percentage d. okay, इसका summation आपको percentage d मिलेगा जो कहाँ पे स्टोर है, sum sum में स्टोर है. fine, so I'll just quickly run this program and check if our output is correct. okay, so I'm getting output as 385. so if you sum the number of 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 square, it should be 385. just verify it if it is correct or not. okay, और जैसे कि मैंने बताया आप क्या कर सकते हैं, मैंने 10 वैल्यू यहाँ पे खुद से ले ली है लिमिट की वैल्यू, क्योंकि मुझे बताया गया है प्रोग्राम में मुझे क्या कहा गया है कि आई हैव टू डू द सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 to 10 ओनली. मुझे यहाँ पे अगर चेंज करना है जैसे 15 तक जाना है तो आई कैन चेंज फ्रॉम 1 to 15 और आई कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर. ओके, आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम है लिमिट. ओके, और लिमिट की वैल्यू मैं यूजर के पास से ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, काउंट शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिट. अभी के लिए मैं लिमिट की वैल्यू यूजर से नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद ही लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि 15, सो 15 लिखूंगा तो वो 1 से लेके 15 तक एवरी नंबर का स्क्वायर करेगा और स्क्वायर करके उसको ऐड करके मुझे आंसर देगा. ठीक है, इफ आई जस्ट रन दिस, it will show me an answer that 1240. ओके, ये प्रिंटेड स्टेटमेंट है इसीलिए ये चेंज नहीं हुआ है 10 स्क्वायर तक. अगर मैं 10 स्क्वायर की जगह पे 15 स्क्वायर तक जा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं क्या चेंज करूंगा, 15 स्क्वायर. ओके, सो if I run this again, it will show me that 1 square up to 15 square is 1240. Please check this once. Okay, we'll jump to the next program. What is the next program? Copy input to output. Fine. So वो भी हम while से करेंगे. इनपुट टू आउटपुट, यानी इनपुट में हम कैरेक्टर्स ले रहे होंगे यूजर से, वो हम आउटपुट में कॉपी करेंगे. सो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा कैरेक्टर सी. एक कैरेक्टर वेरिएबल मैंने लिया है. ओके, तो मैं सी में कैरेक्टर में स्टोर करूंगा गेट कैरेक्टर. ओके, गेट कैरेक्टर, फिर आई स्टार्ट द व्हाइल लूप. ओके,
कंडीशन एक ही होगी कि हमें वाइल लूप कब स्टॉप करनी है। इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, वाइल लूप हमें कब स्टॉप करनी है, वेन एवर सी डबल इक्वल्स टू समथिंग कॉल्ड EOF। ओके, अगर ये EOF नहीं है, नॉट इक्वल टू की साइन है, ये डबल इक्वल्स टू यानी इक्वल टू चेक करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और बाद में इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू नहीं है। अगर C इज नॉट इक्वल टू EOF, ओके, EOF क्या होता है मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, EOF stands for end of the file। ओके, वो एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर है। एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेट Z, दिस इज अ कैरेट साइन, दिस इज कैपिटल Z। और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट बाय प्रेसिंग F6। ओके, F6 की होती है कीबोर्ड में एज यू ऑल नो, और वी कैन यूज कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस Z। अगर आप कंट्रोल प्लस Z प्रेस करेंगे तो भी कैरेट Z साइन आ जाएगी, एंड ऑफ द फाइल साइन, और अगर आप F6 प्रेस करेंगे तो भी वो साइन आ जाएगी। तो जब हमें स्टॉप करना है कैरेक्टर्स लिखना, हम वो साइन यूज करेंगे, बाकी के सारे कैरेक्टर को कॉपी करके हमें आउटपुट में दिखाएगा। ओके, सो अगर ये कैरेक्टर नहीं है तो हम उसको सिंपली पुट कैरेक्टर फंक्शन यूज करेंगे और पुट कैरेक्टर C कर देंगे। मैं कौन सा कैरेक्टर स्क्रीन पे पुट करना है कंसोल पे, C। जो भी इनपुट में आ रहा है ये इनपुट कैरेक्टर है, C गेट चार यानी ये इनपुट लेगा, और पुट कैरेक्टर C, कौन सा कैरेक्टर पुट करना है C, ये आउटपुट में कैरेक्टर पुट करेगा। ओके, सो ये कहाँ तक चलेगा, जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं है। आफ्टर पुटिंग कैरेक्टर इन द आउटपुट अगेन आई एम गोना स्कैन द कैरेक्टर C इज इक्वल टू गेट चार। ओके, बाद में C इज इक्वल टू गेट चार करने के बाद ये चीज फॉलो होती रहेगी, वो एक कैरेक्टर स्क्रीन पे रखता रहेगा, एक कैरेक्टर यूजर से लेता रहेगा। ठीक है, कब तक लेता रहेगा, जब तक उसे एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसे रन करके देखते हैं। कॉपिंग इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी है, प्रोग्राम स्टार्ट है इसीलिए मैं आई जस्ट कीप टाइपिंग दैट चेक। ओके, जैसे ही मैंने चेक लिखा वो आउटपुट में उसमें चेक लिख के दे दिया। आई से आई एम computer engineer। okay, if I write so it will give me output as an I am computer engineer। अब मुझे प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो आई प्रेस की F6। मैं F6 की प्रेस करूंगा तो मुझे तुरंत ही कैरेट Z साइन दिखेगी जो मेरी EOF साइन है। इफ आई प्रेस एंटर देन आई गेट आउट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको प्रोग्राम के बाहर निकलना है तो इधर यू प्रेस F6 और यू प्रेस कंट्रोल Z फॉर एंड ऑफ द फाइल। ओके, सो इस प्रोग्राम में हमने दो चीजें सीखी। कौन सी चीजें, कि कोई भी कैरेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं। कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए C इज इक्वल टू गेट चार, जैसे हम इंटीजर इनपुट ले रहे थे, we used percentage D and ampersand sign A, B or whatever the variable name was। Similarly, if you want to get the character as an input, you use the function getChar। और getChar फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे है, stdio.h में ही है। सो हमें कोई नया प्रीप्रोसेसर या नई फाइल इनपुट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली पुटचार की डेफिनेशन भी stdio.h में ही है। ओके, सो मैंने एक कैरेक्टर लिया, चेक किया कि वो कैरेक्टर एंड ऑफ द फाइल नहीं है ना। अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और अगेन मैं अपनी प्रोसेस चालू रखूंगा कैरेक्टर लेने की। कब तक चालू रखूंगा, जब तक मुझे एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। लेट्स से इफ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, और जो मेरा पहला ही कैरेक्टर है वो मैं क्या देता हूँ, एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर देता हूँ प्रेसिंग बाय यूजिंग कंट्रोल Z और F6। इफ आई डू दैट और प्रोग्राम विल टर्मिनेट सिंपली। ओके, अगर आप वो कैरेक्टर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, इट विल कीप रनिंग एंड रनिंग। ABCD enter, other things enter, enter। If I'll keep pressing enter, enter, program will just go on and on। Okay, if you have to stop the program, you have to know the exit key। What is the exit key? Control Z और F6, right? So I'll get out of the program। So ये हमारा प्रोग्राम है जो इनपुट को आउटपुट में कॉपी करता है। EOF कैरेक्टर सीखा हमने। EOF कैरेक्टर क्या है, मैंने तीनों लेटर कैपिटल लिखे हैं। ठीक है, सो EOF कैरेक्टर क्या है, एंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर है। कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि बात हुई है, कैरेट साइन Z से डिफाइन होता है, कैरेट साइन Z और प्रेसिंग F6। हम F6 भी प्रेस कर सकते हैं EOF कैरेक्टर के लिए। ओके, सो वो हमारे प्रोग्राम का या हमारे इनपुट का लास्ट कैरेक्टर होगा। फाइन, सो वी डिड द टू प्रोग्राम्स। Then moving forward to third one, counting space, new line, tab और other characters। ठीक है, जैसे कि मैं ये एक एक इनपुट ले ही रहा हूँ तो उसको स्क्रीन पे दिखाने की जगह what I'll do is C is equals to end of the file। मैं कुछ इंटीजर वेरिएबल से लेता हूँ।
ओके, इंटीजर। एक तो उसमें स्पेसेस कितनी है, उसमें स्पेस दूंगा, इनिशियली स्पेस 0 है, फिर व्हाट डू वी से, न्यू लाइन को मैं एन लाइन बताऊंगा, वो भी इनिशियली 0 है, और बाद में मैं टैब लिखूंगा, टैब्स भी इनिशियली क्या है, 0 है, और अदर कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर भी कितने हैं, इनिशियली 0 है। मैं अदर कैरेक्टर, ये सब काउंटिंग वेरिएबल्स हैं, काउंट करते हैं कितने कितने वेरिएबल्स हैं वो लाइन में जो हम लिख रहे हैं उसमें है। फाइन, सो विल स्टार्ट बाय राइटिंग, लेट्स से इफ कंडीशन, मुझे गिनना है कि कितने स्पेसेस हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ सी डबल इक्वल्स टू नॉर्मल स्पेस, दो कोट्स और सिंगल कोट्स के बीच में सेफ स्पेस, अगर ये चीज है तो मुझे क्या करना है, सिंपली स्पेस इज इक्वल्स टू स्पेस प्लस 1। ओके, क्या लिखना है, स्पेस इक्वल टू स्पेस प्लस 1, उसको कैसे भी लिख सकते हैं, स्पेस प्लस प्लस शॉर्ट में। ओके, अगर आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है तो मैंने पास में कमेंट में लिखा हुआ है स्पेस प्लस प्लस, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगेन एल्स इफ यूज करूंगा कि अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो हमें दूसरी कौन सी कंडीशन चेक करनी है, हम मल्टीपल एल्स इफ एल्स कर चुके हैं, ठीक है, सो रिमेंबर दैट। अगर ये कंडीशन सही नहीं है, मुझे न्यू लाइंस चेक करनी है, तो आई यूज स्लैश एन, मैं उसको एन लाइन लिखूंगा। ओके, हमारे पास एन लाइन नाम का वेरिएबल है, अभी मैं उसको प्लस 2 लिख देता हूँ, मैं हर बार पूरा नहीं लिखूंगा, एन लाइन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन लाइन प्लस 1। इंक्रीमेंट के लिए ये ऑपरेटर भी यूज होता है, सो यू कैन यूज बोथ ऑफ दैट। एल्स इफ में क्या चेक करूंगा, अगर वो टैब है तो, सो सी डबल इक्वल्स टू, क्या चेक करना है, स्लैश टी, इफ दिस इज ट्रू तो मैं क्या करूंगा, टैब प्लस प्लस। ओके, टैब इज इक्वल्स टू टैब प्लस 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू टैब इज इक्वल्स टू टैब प्लस 1। ओके, याद रखेंगे। देन एल्स, अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो वो अदर कैरेक्टर्स में जाएगा। ओके, अदर कैरेक्टर प्लस प्लस, अगर इनमें से कोई नहीं है तो अदर कैरेक्टर प्लस प्लस होगा। बाद में अगेन हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल्स टू गेट चार करेंगे, क्योंकि हमने कैरेक्टर जो भी हमें मिला था एक, उसका डिस्क्रिप्शन ले लिया है, उसको कैटेगराइज कर दिया है, उसको कैटेगराइज करने के बाद विल गेट द कैरेक्टर अगेन। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द होल प्रोग्राम, आई जस्ट प्रिंट है, मैं एक ही लाइन प्रिंट करूंगा, क्या लिखूंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। स्पेस कितनी है, लेट मी कीप फ्यू लाइन्स अपार्ट, उनको थोड़ी लाइन्स के बाद लिखते हैं। स्पेस कितनी है, तो लेट्स से %d, and then we have new line, so new line is also %d, okay, and then we have tabs are also %d, and then we have other characters are also %d। इन चारों के लिए मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं और quickly mention it, कौन से हैं, let's say space है first variable, second variable is n line, third variable is tab, and fourth variable is other character. Okay, I'll just quickly try to run this. Okay, so I'll write down I am ABC, enter. Okay, just wait. Moving forward, after ABC, let's write I am engineer. Okay, so and I want to end your program here, so I'll press F6, that is end of the line character, and here it will stop. It will tell me there are 4 spaces between I and M, M and ABC, I am an engineer there. There are 2 new lines, no tabs, we forgot to put the tabs, and there are total other 19 characters including alphabets and dots. Okay, we are pressing dots at the end of the lines. We forgot the tab, if we just put the tab in a new example, let's say I'm running this and I'll write hey tab there, how space r space q question mark. Okay, after this I want to end the program, so end of the file character, and then I'll just press enter. So there are 2 spaces, 2 new lines and 1 tabs.
Okay, there are two spaces between how and r and u, two spaces, one tab between hey and there, and there are total other 19 characters. Okay, so you can write number of paragraphs, number of things, and if you just want to check spaces, new lines, number of occurrences of A, number of occurrences of B, you can simply check that using this program. Okay, you have to try other variants of the program. Okay, simply type one paragraph from the book, and after typing that paragraph, try to find out how many A's are there, how many B character appears there, how many new lines or how many spaces, whatever you want to try. Okay, as simple as that. You just have to follow the new variants of the program. Okay, so now moving back to other program, what was the last one? So we have did this copy input to output, we have done this, and we have counted new line, tab, characters and everything else, and finding the sum of the digit. This is important. Okay, finding the sum of the digits. Okay, so let's just remove this and get back to our program. Okay, so integer num, which will be entered by user, and I'll need a variable called sum. Okay, sum is equals to 0. Just a second, before we move to new program, I wanted to discuss a couple of things. Okay, in our old program, here we are using nline plus plus. I have already said that nline plus plus is equal to nline is equals to nline plus 1, सेम एज जैसे कि टैब प्लस प्लस है वो इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, टैब इज इक्वल्स टू टैब प्लस 1. फाइन. सो अनदर थिंग इज हमने हर एक वेरिएबल को यहाँ पे 0 है वो इनिशियलाइज किया हुआ है हर एक वेरिएबल से, तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं. इसके लिए हम एक कॉमन स्टेटमेंट लिख सकते हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस द कॉमन स्टेटमेंट. व्हाट इज दैट statement is I can write down space equal to nline equal to tab equal to other character. Okay, or everything equals to 0. Okay, this is an initialization. Okay, this is initialization. I have initialized every variable to 0. आप अगर सब वेरिएबल्स को कोई एक वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप ऐसा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि स्पेस है उसकी वैल्यू एन लाइन जितनी है और एन लाइन की वैल्यू टैब जितनी है, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता. इस पूरी लाइन का एक ही मतलब है कि एवरी वेरिएबल इन दिस लाइन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द this one, that is 0. So one value will be assigned to every variable. Okay, as simple as that. That doesn't mean that mathematical कोई मीनिंग नहीं है कि ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है. हमें पता है कि इक्वल टू का मतलब है वो असाइनिंग ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, राइट टू लेफ्ट. वो राइट वाली डायरेक्शन से लेफ्ट वाली डायरेक्शन को वैल्यू देता है. सो राइट में सबसे राइट मोस्ट वैल्यू क्या है, 0. सो 0 विल बी गिवन टू एवरी कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. Clear? Yeah, so now we'll move forward with the our new program, that is summation of digits. Okay, so I'll have two variables, integer num, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे जो यूजर एंटर करेगा, और सम ऑलवेज 0 होता है. ठीक है, सम का इनिशियलाइजेशन ऑलवेज 0 होता है क्योंकि हम सम में कुछ ओवर द टाइम ग्रेजुअली ऐड करना चाहते हैं. तो अगर आप किसी में ग्रेजुअली ऐड करना चाहते हैं, कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ऑलवेज 0 से स्टार्ट करेंगे. और जनरली काउंटिंग 1 से होगा, पर काउंटिंग भी हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिचुएशन इज. ओके, विल डिस्कस दैट काउंटिंग थिंग एवरी टाइम व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग इट एज 0 और 1. सो हमें हर एक डिजिट का समेशन करना है. सो पहले तो मैं यूजर से नंबर की वैल्यू ले लेता हूँ. ओके, सो प्रिंटफ मैं यूजर को क्या डिनोट करूंगा, दैट एंटर नंबर वैल्यू. ओके, तो नंबर की वैल्यू एंटर करने के लिए बोलूंगा. देन आई से scanf. ओके, scanf %d एंड $sign num. ओके, वो नंबर स्कैन करेगा. उसको समेशन करने के लिए ऑब्वियसली व्हाइल लूप में कंडीशन रखेंगे कुछ. हम क्या कंडीशन रखेंगे, ओके, दैट वी हैव टू डू दिस टिल n इज ग्रेटर देन 0. ये कंडीशन क्यों रखी है, विल जस्ट गेट बैक टू दैट. बिफोर दैट हमें उसका हर एक डिजिट चाहिए होगा. जैसे कि हमारा नंबर हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं, इस नंबर को कमेंट में लिखा हूँ मैं. जैसे कि हमारा num की वैल्यू है num इज इक्वल्स टू 1 2 3. ओके, सो हमें सबसे पहले 3 नंबर चाहिए थी.
हम पीछे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 नंबर अगर 123 तो पीछे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट डिजिट विल बी 3। सो मुझे यहाँ पे एक टेम्पररी डिजिट मिलेगा, उसको मैं डिजिट बोलूंगा। डिजिट कैसे मिलेगा हमें? NUM मॉड्यूलो 10। अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलो करते हैं तो आपको उसका लास्ट डिजिट मिलता है। ओके, हाँ, उसकी रिमाइंडर क्या होगी? अगर 1 2 3 डिवाइड बाई 10 करें हम तो 10 12 जा 120 होगा और 3 रिमाइंडर रहेगी। तो हर एक बार हमें अगर लास्ट डिजिट चाहिए कोई भी नंबर का तो विल मॉड्यूलो इट विथ 10। यू रिमेंबर दिस मैथमेटिकल ट्रिक। ओके, हमने और डिजिट नाम का नया वेरिएबल यूज किया है तो ऑब्वियसली हम उसको डिक्लेयर करेंगे। डिजिट की वैल्यू हमने असाइन कर दी है। अभी वो इस नंबर के हिसाब से NUM इज इक्वल टू 1 2 3 के हिसाब से डिजिट की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। डिजिट की वैल्यू मिलने के बाद हम उसको सम में ऐड कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। ओके, और इसी चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? सम प्लस इक्वल टू डिजिट। ओके, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो ये शॉर्ट फॉर्म अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस बोथ थिंग्स आर इक्विवेलेंट। जो मैंने कमेंट में लिखा हुआ है वो और जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो, इट सिंपली मीन्स दैट न्यू सम वैल्यू विल बी ओल्ड सम वैल्यू, दिस इज ओल्ड सम वैल्यू प्लस डिजिट। ओके, वो न्यू सम वैल्यू होगी। हमने डिजिट को ऐड कर दिया है। कहाँ पे ऐड कर दिया है? हमारी समेशन की वैल्यू में। और समेशन की वैल्यू में ऐड करने के बाद हम नंबर को 123 नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे? नंबर को 12 कर देंगे क्योंकि मुझे बाद में 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो पीछे वाली वैल्यू है 2 वो मुझे चाहिए, इसीलिए हम नंबर को 123 में से 123 में से सिर्फ 12 कर देंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? डिविजन ऑपरेशन चाहिए होगा। सो आई डिवाइड नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10। इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन। हमारी बात हो गई है कि अगर राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर मिलता है वो इंटीजर मिलता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे डेलिबरेटली इंटीजर आंसर चाहिए, इसीलिए मैंने सारी वैल्यूज को इंटीजर रखा हुआ है। 10 इज ऑल्सो एन इंटीजर, नम इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो जनरली अगर हम 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12.3। पर हमने कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन यूज नहीं किया, इसीलिए हमें सिर्फ आंसर 12 मिलेगा। सो नंबर का आंसर हमें मिलेगा 12। सो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे 12 स्टोर होगा। ओके, नंबर की वैल्यू आफ्टर फर्स्ट इटरेशन क्या होगी? 12 होगी। यहाँ पे आफ्टर एवरी इटरेशन हम वैल्यूज लिख रहे हैं। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन विथ इट। सो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन डिजिट में क्या स्टोर होगा? 3 स्टोर होगा। ओके, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन लेट्स से सम में क्या स्टोर होगा? 0 प्लस 3, सो 3 स्टोर है। ओके, एंड नंबर में क्या स्टोर रहेगा? नंबर को हम 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर में क्या स्टोर रहेगा? 12 स्टोर रहेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट 12 को हम डिजिट फाइंड करेंगे तो 12 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। और सम क्या रहेगा? 3 प्लस 2 दैट इज 5। ओके, एंड देन वी हैव नंबर डिवाइड बाय 10। सो 12 के बाद हमारे पास नंबर बचेगा 1। ठीक है, थर्ड इटरेशन में हमारे पास डिजिट की वैल्यू क्या होगी? डिजिट की वैल्यू होगी सिंपली 1 और सम की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। ओके, एंड एट लास्ट हम नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। सो हमारा जो नंबर है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, इसीलिए वो लूप के बाहर आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? ऑब्वियसली सबकी सम में। तो हम प्रिंटफ करेंगे। प्रिंटफ, व्हाट इज द प्रिंटफ स्टेटमेंट? परसेंटेज डी सम ऑफ डिजिट्स। ओके, परसेंटेज डी की जगह पर SUM। Okay, so let's just quickly run this and check it out. N is undeclared. Okay, हम N use नहीं कर रहे हैं, num use कर रहे हैं, so it will be number. So I'll just run it. सिंपल एरर्स का ध्यान रखेंगे। नंबर वैल्यू जो हमने डिसाइड की थी वो डाल रहे हैं 1 2 3। ओके, सो सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 6 है। कैसे 6 आया? जैसे कि मैंने बताया आपको, हर बार वो यहाँ पे डिजिट लेगा। फर्स्ट टाइम जब डिजिट पे आया होगा तब वो फर्स्ट टाइम जब अंदर आ रहा है, यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 डाला हुआ है तो नंबर ग्रेटर देन 0 है। यस, 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई इट विल कम इनटू द व्हाइल लूप। फिर उसको डिजिट फाइंड करेगा। डिजिट कैसे फाइंड करता है? मॉड्यूलो 10 से। अगर 1 2 3 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट हमें मिल जाएगा 3। हमारे लिए आंसर होगा 3। हमें 3 मिल गया तो हम 3 को सम में ऐड करेंगे। सिंपल प्रोसेस है 3 स्टेप की। ओके, सबसे पहले लास्ट डिजिट फाइंड करो। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट कैसे मिलता है? नंबर मॉड्यूलो 10 करने से। फिर उस लास्ट डिजिट को सम में ऐड कर दो। हमने लास्ट डिजिट मिल गया, हमने उस लास्ट डिजिट को सम में ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग दैट लास्ट डिजिट इनसाइड द सम, हमारा नंबर है वो स्टिल क्या होगा? 1 2 3।
पर हमें उस नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करके हमें क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें सबका समेशन चाहिए तो अब हमें 12 में से लास्ट नंबर निकालना है। ओके, इसीलिए हमने नंबर को 10 से इंटीजर डिवीजन किया। इंटीजर डिवीजन का मतलब होता है मुझे फ्लोट पार्ट नहीं चाहिए। 1 2 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा 12.3, पर मुझे इंटीजर डिवीजन में फ्लोट पार्ट नहीं मिलता है, इसीलिए मेरे पास सिर्फ आंसर आएगा 12। अब हमारा नया अपडेटेड नंबर क्या है, 12। अगेन नंबर ग्रेटर देन 0 है, यस नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगेन उसका लास्ट डिजिट निकालेगा, उसका लास्ट डिजिट क्या है 12 का, 2। सो हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन को उसका लास्ट डिजिट मिल जाएगा 2। सम में ऑलरेडी 3 है, हमने लास्ट टाइम 3 स्टोर किया था 0 + 3 करके। इस बार हमें डिजिट क्या मिला है 2, सो सम में 3 + 2 स्टोर होगा। व्हाट इज दैट? दैट इज 5। सो सम में अभी स्टोर है 5। अगेन हम करेंगे नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमें अभी 2 की जो प्रोसेस थी वो खत्म कर दी है, इसीलिए 2 को भी हटा देंगे। सो 12 डिवाइड बाई 10 इज 1.2, बट आई विल बी गेटिंग ओनली 1। व्हाई? बिकॉज आई एम डूइंग एन इंटीजर डिवीजन। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए अब हमारा नंबर अपडेट होके क्या हो चुका है, ओनली 1। 1 2 3 में से हमारा नंबर बच गया है ओनली 1। सो अगेन उसका डिजिट कैसे निकालेंगे हम 1 का, नंबर मॉड्यूलो 10, तो हमें आंसर मिलेगा उसका डिजिट 1। उस डिजिट को सम में ऐड कर देंगे। याद है तो हमारा इनिशियल सम कहाँ तक पहुंचा है, 5 तक पहुंचा है। पहले 3 था डिजिट, बाद में 2 था, 5 तक सम पहुंच गया है। उसमें 1 ऐड करते ही हमारा सम कहाँ पहुंच जाएगा, 6 पे पहुंच जाएगा, और हमारा नंबर क्या है 1। अगेन उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस के हिसाब से नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। एक्चुअल आंसर आएगा 0.1, पर हमने इंटीजर डिवीजन लिया है, इसीलिए हमें आंसर सिर्फ क्या मिलेगा, 0.1 डिस्कार्ड हो जाएगा और आंसर सिर्फ मिलेगा 0। और अब हमारी ये कंडीशन गलत है। जब ये थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद, आफ्टर थर्ड इटरेशन में लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तब उसको पता चलेगा कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं है, नंबर की वैल्यू 0 है, सॉरी 0 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो इसमें से बाहर आ जाएगा और हमारा जो सम है वो ऑलरेडी प्रिंट कर देगा। ओके, आई जस्ट क्विकली फैक्ट चेक अगेन एंड रन दिस प्रोग्राम। ओके, सो आई एम एंटरिंग नंबर वैल्यू है 658, सो 8 5 13 और 6 19। ओके, सो ये हमें यूजर की वैल्यू के हिसाब से नंबर की डिजिट के समेशन मिल रहे हैं। ये प्रोग्राम्स एकदम ध्यान से करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज दिस लुक्स इजी बट दे आर नॉट इजी, यू नीड सम प्रैक्टिस। ओके, देयर आर ओनली 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, विच आर दे, दैट डिजिट का लास्ट जो पार्ट होता है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज मॉड्यूलो 10, उसको समेशन में ऐड करते हैं और बाद में नंबर को अपडेट करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप की प्रोसेस है, सिंपली याद रखेंगे। पहले डिजिट का लास्ट कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको मॉड्यूलो 10 करके उसको लास्ट डिजिट को सम में ऐड कर देंगे और बाद में नंबर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इट विद 10, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से हम फाइंडिंग समेशन ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम खत्म करेंगे। ओके, सो हमने व्हाइल के एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं। वी डिस्कस्ड 5 एग्जांपल, टू होल्ड 5 एग्जांपल बाय योरसेल्फ। Okay, practice it at home. If you find any confusion or doubts, comment it in Google Classroom or reach out to me on the WhatsApp. Fine? Thank you.